करता हूँ मईशत के हवाले से, और मईशत और हमारे आइन और कानून का आपस में क्या रब्त है। देखिए, मेरे सामने कुछ नंबर हैं जो आज ही मैंने हासिल किए बाज़ार भेज के कुछ दोस्तों को, और जो आज से 2.5-3 साल पहले नंबर थे उनका मुकाबला कर लेते हैं। देखिए, मार्च 2022 में आटा 60 रुपये फ़ी किलो था, आज 100 रुपये फ़ी किलो है। चावल बासमती 150 रुपये फ़ी किलो, आज 240 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह अंडे 150 रुपये फ़ी दर्जन, आज 300 रुपये फ़ी दर्जन है। दूध 100 रुपये फ़ी किलो था, आज 165 रुपये फ़ी किलो है। घी 350 रुपये फ़ी किलो था, आज 550 रुपये फ़ी किलो है। चीनी 90 रुपये फ़ी किलो से 160 रुपये फ़ी किलो है। दाल माश 290 रुपये फ़ी किलो से 460 रुपये फ़ी किलो है। दाल मूंग 165 रुपये से 390 रुपये फ़ी किलो है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी को कायम रखती हैं। अगर आपने ये कहना है कि हमने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, तो ये आप जवाब दीजिए, ये 70 से 80% कीमतों में बढ़ाव हुआ है। क्या आपकी हमारी आमदनी 70-80% बढ़ी है सरसे में? बिल्कुल नहीं। आज पाकिस्तान की अशराफिया का एक छोटा सा तबका तो शायद पहले से बहुत अमीर है, लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान हर रोज़ गरीब होता चला जा रहा है। जो उमर यूब साहब ने आपको बताया, 2 करोड़ पाकिस्तानी इस अरसे में सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये हुकूमत के अपने फिगर्स हैं, जो इनकी अपनी जो स्टेट बैंक की और दूसरे इदारों की जो रिपोर्टें हैं उनमें ये फिगर दिए हुए हैं। पूरी दुनिया में जो एक खते गुर्बत है उससे नीचे 2 करोड़ लोगों का 2.5 साल में जाना एक 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 जल्जला है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से आप लोग, आपके दोस्त, बहन भाई, बच्चे, आपके इर्द गिर्द का माशरा बिल्कुल बिखर रहा है। फस्तायत और जुल्म और जबर और कानून और आइन की के ऊपर जो हमला है वो इसके अलावा है। अगर एक लम्हे के लिए हम सिर्फ मईशत को देखें तो जो कुछ पिछले 2.5 साल में हुआ है इसकी तारीख में शायद मिसाल नहीं मिलती। और ये कहा जा रहा है कि हम जश्न मनाएंगे, हमने कामयाबी हासिल कर ली। कामयाबी क्या हासिल की? आपने IMF से एक कर्जा हासिल किया। ये पाकिस्तान की तारीख का 15वां IMF प्रोग्राम है। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, हर बार यही होता है कि जिस दिन आप कर्जा लेते हैं अगले 2, 4, 5 महीने आपके चूंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वो कर्जे की रकम आ जाती है। ये नहीं कि आपने कुछ बेचा है दुनिया को, कोई आपने बरामदात की हैं जिसके नतीजे में कोई आपको रकम वसूल हुई है। सिर्फ कर्जे की रकम आ जाने को ये कहते हैं हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं। उसकी वजह से वक्ती तौर पे रुपया स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये चंद दिनों की बात है। ये वो कर्ज की पीते थे मैं वाली बात है, जानते थे रंग लावेगी फाका मस्ती एक दिन। तो आप बिल्कुल देखिए कि आपके तमाम जो बुनियादी मईशत के जो सुतून हैं, जो मईशत के अनासिर होते हैं, वो दिगरगू हैं, वो गलत समत में जा रहे हैं। आपके यहाँ नौकरियां नहीं बन रही, आपके यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लार्ज स्केल क्या, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है, ये हुकूमत के फिगर हैं, उसमें सुकड़ाव आ रहा है। ये अनहोनी बात है। सवाल ये किया जाता है कि क्या मईशत पिछले साल 10% बढ़ी या 8% बढ़ी? भारत में ये बहस हो रही है कि हम 8% बढ़ेंगे इस साल या 10%। हम यह बहस कर रहे हैं कि हम -1% कम हुए हैं या -1.5% कम हुए हैं। तो एक सुकड़ती हुई मईशत में शादियाने बजाना तो गरीब की जो गुर्बत है और गरीब की जो बदहाली है उस पर तमस्खर उड़ाना है। तो ये है वो फिगर जो आपको जहन में रखने चाहिए। इसी तरह आप ये देखिए कि जो आपका बड़ा माशी एक पस मंज़र है या पेश मंज़र है, उसमें क्या हो रहा है? चीन ने ऐलान किया है, ना सिर्फ ऐलान किया है, चीन से मशरिक ये सेंट्रल एशिया से होती हुई 1350 किलोमीटर की ट्रेन लाइन मुकम्मल होने को है ईरान तक, और चाबहार तक वो जाएगी। पाकिस्तान जो इस उम्मीद पे बैठा था कि गवादर और चीन का एक रब्त पैदा होगा और यहाँ बहुत माल यहाँ से जाएगा, दरामदाद आएंगी, बरामदाद होंगी और हमें कोई रेवेन्यू मिलेगा, रॉयल्टीज़ मिलेंगी, वो सब कुछ तो अब एक ख्वाब नज़र आ रहा है। 2 बड़ी ट्रेन लाइंस हैं जो चीन बना रहा है इस वक्त। एक चीन से चाबहार तक, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ से होते हुए ईरान में दाखिल होकर चाबहार तक वो जाएंगे और जा रहे हैं। ये शुरू होने वाली है, 2025 में ये ट्रेन लाइन शुरू हो जाएगी। और दूसरी जो है वाखान कॉरिडोर जिसको कहती हैं, जो अफगानिस्तान का हिस्सा चीन से मिलता है, उससे एक और ट्रेन लाइन का ऐलान हो चुका है। सो अफगानिस्तान का बराह रास्त ताल्लुक चीन से, ईरान का चाबहार का बराह रास्त ताल्लुक चीन से, ये सब कुछ पिछले 1.5-2 साल में हुआ है। तो कहाँ थी हमारी खारजा पॉलिसी? हम क्या कर रहे थे इसमें अपनी अपनी मईशत के हवाले से? तो जिस हवाले से भी हम मईशत को देखें, हमें नज़र ये आता है
कि कर्ज लेने को एक बहुत बड़ा कारनामा समझा गया है, कर्ज की बुनियाद पे शादियाने बजाए जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो तमाम मामला थे, जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स है, पिछले 2.5 साल में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 40 से 50% बढ़ चुका है। सेल्स टैक्स, जो कि वो टैक्स है जिसको आप, मैं, एक अरबपति भी और एक कम आमदन वाला शख्स जिसने टूथपेस्ट खरीदना है, वो एक ही टैक्स देता है। इसको रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। दुनिया का सबसे रिग्रेसिव टैक्स सेल्स टैक्स है, यानी कि ये वो बोझ डालता है गरीब पर जो कि अमीर पे डालता है। टैक्सेशन का निज़ाम वो समझा जाता है अदल पर मबनी, जो गरीब पर कम बोझ डाले और अमीर पर ज़्यादा बोझ डाले। हमारा जो निज़ाम है टैक्स का, वो गरीब पर ज़्यादा बोझ डाल रहा है और अमीर को छूट दे रहा है। और इसमें गहराई पैदा हुई है, इस निज़ाम को बढ़ाया है इन्होंने पिछले 2.5 साल में। कोई एक ऐसी तब्दीली बुनियादी नौयत की नहीं हुई जिसको हम कहें कि ये गरीब परवर थी, ये गरीब के लिए की गई है। तमाम तब्दीलियां ऐसी हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि उमरा को बचाओ और गरीब और मुतवसत तबके से जो निचोड़ सकते हो वो निचोड़ दो। ये है पैगाम जो आपको अपने दिलो दिमाग में लेकर जाना है, और पाकिस्तान के अवाम की तकदीर जो है वो इन बातों से मुंसलिक है। एक मिनट। इसके साथ साथ इस अरसे में हमने देखा जो कुछ हुआ 9 मई को, उसके बाद जो कुछ हुआ फरवरी के इलेक्शन में और 26 नवंबर, मुकम्मल एक जलगार है पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान में शराफत पर। मैं बार बार ये कहता हूँ, कानून, बुनियादी हुकूक, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद होता है एहतराम आदमियत, चादर चार दीवारी का एहतराम। ये कोई कानून एक किताब में लिखी हुई तहरीर नहीं है। कानून वो है जो हमारी जिंदगियां हैं, ये वो शराफत है जिसके सहारे हम जीना चाहते हैं। हम पर एक हमला हुआ है इस कौम पर, आपके वोट को छीना गया, आपके घरों पे हमले हुए, आपकी बेटियां बीवियां कोई महफूज नहीं रही। ये चौधरी एजाज साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनकी बेगम साहबा की विपता हमने सुनी थी। जो जुल्म इनके ऊपर हुआ है वो बयान भी नहीं किया जा सकता, और इन जैसे हजारों और घर हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान की अवाम और रियासत के दरमियान जो एक समाजी और एक इमरानी मायदा होता है, उस समाजी मायदे को मैं समझता हूँ पाश पाश कर दिया है, तोड़ दिया है। इसीलिए लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लोग बददिल हैं। कौन यहाँ पे अपना अगला 30-40 साल करियर देखता है? आज 20-22 साल का बच्चा, हर एक के ज़हन में यही होता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं निकल जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, मैं कनाडा चला जाऊंगा, मैं ग्रीस पहुंच जाऊंगा, इटली पहुंच जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक जो है, जो रब्त है, वो इस खत्ते से नहीं, इस धरती से नहीं, वो कहीं और होगा। इसकी बड़ी वजह यही है कि आप पर जुल्म हुआ है, हम पर जुल्म हुआ है। हमारे साथ जो रियासत का ताल्लुक था उसको तोड़ दिया गया है। तो ये है वो सूरत हाल जो मईशत और कानून और आइन और शराफत को जोड़ती है। यहाँ हमने हर चीज़ को पारा पारा कर दिया और हम समझते हैं ये मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ पर नहरें बहेंगी। नतीजा हमारे सामने है, बदअमनी है, दहशत गर्दी है। क्योंकि आपने पूरी तवज्जो, जैसा उमर अयूब साहब ने कहा, एक सियासी जमात और अवाम की जो राय है, अवाम की जो आवाज़ है, उसको सल्ब करने पर लगा दी है। यहाँ पे एक फ़ोन मैं करता हूँ किसी को, अगर उसमें कोई बात हो जाए जो नागवार गुजरती है, रात 30 बंदे उस घर पे हमला कर देते हैं। ये सूरत हाल है कि 24 घंटे आप मेरे फ़ोन के एक एक लफ्ज़ को सुन रहे हैं कि मैं किसी से क्या बात करता हूँ। रोज़ मुझे ये बात मेरे सामने आती है। तो रियासत के वसाइल आपने किस काम पे लगाए हुए हैं? जब रियासत के वसाइल आपने इस काम पर लगाए हैं तो धमाके भी होंगे, वो बलोचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो कोई भी जगह हो। सिंध में आज अवाम सरापा एहतजाज हैं। आपने उनको ये कहा कि तुम्हारा पानी, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया गया जहाँ तमाम सूबे इकट्ठे होते हैं और जो सूबों के मसाइल है उन पर बहस होती है। आप इतना बड़ा एक नहरी मंसूबा बना रहे हैं जिसके हवाले से बिल्कुल ये जायज़ तशवीश है सूबा सिंध में कि पानी वहाँ का जो है वहाँ नहीं पहुँचेगा, वहाँ गुर्बत बढ़ेगी, वहाँ जो ज़राअत है उसको नुकसान होगा, समंदर मज़ीद अंदर आएगा, ज़मीनों को वो ख़राब करेगा। आप बात भी नहीं कर रहे सिंध के अवाम से। आप कहते हैं हमने फैसला कर लिया, ग्रीन इनिशिएटिव होगा और इसमें ज़मीनें हम किसको देंगे, वो लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन सिंध में कौन गरीब से गरीब तर होगा, ये आपका कोई इससे सरोकार ही नहीं है। इसी तरह जो पानी आप चोलिस्तान में देंगे वो किसको देंगे, किससे छीन कर आप किसको वो पानी देंगे, ये कौमी बहस हो ही नहीं रही। सब कुछ बंद कमरों में हो रहा है। यही कुछ होता है फस्तायत ज़दा रियासतों में। ये एक मुमलकत बन चुकी है, एक बादशाहत बन चुकी है जहाँ अवाम और रियासत का कोई अब मकालमा नहीं है। तो इस सूरत में मईशत तरक्की नहीं करेगी, आप और मैं तरक्की नहीं करेंगे। हमारे हौसले चाहे कितने जवान रहें,
गैर मुतज़लज़ल रहे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल बच्चे हमारे जो हैं वो कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बलूचिस्तान में भी कुछ और सोचेंगे, पंजाब में भी कुछ और सोचेंगे, और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी। शुक्रिया।